जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर खबरों पर हमारी पैनी नज़र है और हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम लोगों को जितने घर बैठे हैं कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तमाम एसओपीज़ गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, उनको हर एक खबर पहुंचाई जाए। हम हमेशा से कहते हैं जम्मू कश्मीर में किस घड़ी क्या हो जाए सियासत में ये भी कोई नहीं जानता, और जो दौर चल रहा है सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कर्फ्यू, लॉकडाउन भी लगाया गया, कितने लोग उसका संजीदगी से पालन कर रहे हैं ये भी आप लोग जानते हो। 4-5 दिन पहले आपने विक्रम चौक में सुबह हाल देखा था, 500 से 600 गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी। क्या वो सभी एसेंशियल सर्विसेज के थे? प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो पॉजिटिव के उसमें कमी नजर नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर यूटी में परसों रात को एक रिकॉर्ड बना, 4671 मामले पॉजिटिव नहीं आए, लेकिन कल परसों वाला रिकॉर्ड भी तोड़कर 5000 के आसपास जो है पॉजिटिव मामले आए। नंबर ऑफ डेथ कल 52, परसों 52, उसके पहले 45, 40, 37, 35, ये आंकड़े रोज जम्मू कश्मीर यूटी में आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि विक्रम रंधावा जी की बात करें, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि देखिए आज मैं कुछ शायद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जो ना चाहते हुए भी मुझे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांगता हूं। पिछले 3-4 दिनों से बहुत उथल पुथल देखने को मिली, चाहे सियासत की बात की जाए या फिर कोविड-19 की बात की जाए। कल आपने देखा किस तरीके से सीडी हॉस्पिटल में, जहां सरकार दावा करती है कि हमारे पास बेडों की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अगर नहीं है तो बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण क्यों जानेगी? कमी नहीं है तो कल 10 से 12 कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट सीडी हॉस्पिटल में, कोई पार्क पे चादर बिछा के लेटा है, कोई सीढ़ियों में बैठा है अपने अपने सिलेंडर्स लेकर। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, अटल डुल्लू जी, इन्होंने आज विजिट भी की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। विजिट की अच्छी बात है, लोगों की सुध बुध लेने आए, लेकिन कब तक ये चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हालात ठीक हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अंदर बेडों की कमी तो होगी, अगर लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, इस तरह बाहर घूमते फिरेंगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस तो आएंगे। इस सब सिनेरियो पर आज हमारे साथ बात करने के लिए योगेश साहनी जी हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। योगेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और सीधे तौर पर ये जो पिछले कुछ दिनों से घट रहा है, हमने देखा अब तो वेव 3 आने की भी तैयारी हो रही है, जिसकी सूचना दे दी गई है। ये वेव 2 फिलहाल चल रही है। आंकड़े लगातार 1 महीने पहले देखे जम्मू कश्मीर में 200, 150, 300 आंकड़े आते थे, आज वो आंकड़ा 5000 के पास पहुंच गया है। नंबर ऑफ डेथ 52, 50, 45 इस तरीके से आ रही है। और ऊपर से जिस तरीके से कल सीडी हॉस्पिटल की तस्वीरें सबने देखी, कहां पर चूक हो रही है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई चीजें छूट रही हैं या फिर लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं? राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खास करके तो अपने जो हमारा लोकल मीडिया है खास करके, और सोशल मीडिया जो है, आप लोगों की मैं तहे दिल से तारीफ़ करता हूँ। आप लोगों की, सभी चैनल वालों की, जो आप हमें अवेयर करते हैं कि भी सरकार इस जो कोविड की मारी में क्या कर रही है और क्या हालत है हमारे जम्मू कश्मीर की, मतलब खास करके जम्मू शहर की जहाँ तक बात की। और आपने आंकड़े जो बताए ये बड़े ही हैरानगी करने वाले और बहुत ही अफसोसनाक आंकड़े हमारे लिए। इसमें मैं तो नालायकी समझूंगा कि सरकार की नालायकी है। हमारे जो खास करके जो मेडिकल फैकल्टी जो है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं या हमारी नर्सिंग स्टाफ जो है, वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही। लोगों की सेवा करने में, लोगों को बचाने में, उनकी मदद करने में पिछले 1.5 वर्ष से आप देख रहे हैं, जब से ये कोरोना की कोविड की जो मार पड़ रही है हमारे जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर से, मार्च से, तो उन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और दूसरी तरफ अगर कमी देखी जाए तो सरकार की तरफ से कमी है। जब आप किसी डिपार्टमेंट को, आप किसी हॉस्पिटल को पूरी तरह उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करोगे, तो वो बेचारे जिनके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो तो उसी में गुजारा करेंगे। और मैंने भी कल एक वीडियो देखी और मैंने भी उस वीडियो को शेयर किया फेसबुक के अंदर, और मुझे देखकर जो कमेंट्स आ रहे थे, और वो लोग यही कह रहे थे कि परमात्मा प्रार्थना करते हैं कि ये इतने बुरे हालात हमारे जम्मू के ना हो। वो लोग की तो डर के मारे ये कह रहे थे कि भी
हमारी मीडिया के लोगों से प्रार्थना है कि आप प्लीज़ ऐसी वीडियो जो है शेयर मत करें सोशल मीडिया के अंदर, कि उनको इतनी घबराहट और चिंता महसूस हो रही थी और सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और जब मालूम था कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड का चल रहा है सिस्टम, कि भी लोग जहाँ भी 10 या 20 लोग या शादियों में इकट्ठे हो रहे हैं और ये महामारी फैल रही है, रुक नहीं रही। और मैं तो यही कहूँगा कि भी हम लोगों ने भी अपने आप को बचा के रखा। सरकार ने ये जो स्टेप उठाया जो पहले उठाना चाहिए था। आपकी बातों से तमाम लोग सहमति जता रहे होंगे। और एक सवाल जो आजकल जनता के जहन में घूम रहा है, जब कोविड पे कंट्रोल पा लिया गया था, आखिरकार उसके बाद 2 महीने पहले की बात कर ले, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हम, 2 महीने से पहले जो सब कुछ यहाँ पर ठीक था, नॉर्मल था, ये जो वेव 2 की बात कर रहे हैं, सरकार को मालूम था, सेंटर सरकार को मालूम था कि कोरोना गया नहीं है, वैक्सीनेशन चल रही है लोगों की। क्या इस दौरान पर इलेक्शन कैंपेन करवाना, क्या इस दौरान पर बंगाल की अगर बात की जाए वहाँ पर बढ़ चढ़ कर रैलियाँ निकालना और बाकियों को ये कहना कि SOPs का ख्याल रखिए, गाइडेंस का ख्याल रखिए, पब्लिक गैदरिंग इकट्ठी नहीं कीजिए, जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैली के लिए, अपनी कैंपेनिंग के लिए गैदरिंग कर सकती है, तो फिर ये तो वही बात होगी कि हम खुद कुछ भी करें तो हमें 100 खून माफ हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जो है वो आम जनता के लिए। आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि जो 100 खून करे तो उनको माफ़ है, तो जो एक करे उसको माफ़ नहीं। और ये कुछ चीज़ें मैंने नेशनल मीडिया में भी देखी, खास करके मैंने NDTV में, कि वहाँ भी मैंने सुन रहा था, जो वहाँ हमारे जो कॉरस्पॉन्डेंट्स जो गए थे बंगाल के अंदर, वो बता रहे थे कि भी इस भाजपा ने, खास करके पर्टिकुलर एक पार्टी ने, पूरे हिंदुस्तान से जितनी भी लीडरशिप थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर था, पंजाब था, सराउंडिंग जो स्टेट्स है बंगाल के, उन लोगों को वहाँ भेजा कि आप अपनी सरधड़ की बाजी लगा लो, चाहे जो मर्जी हो, बंगाल हमने जीतना। और ये हमने यहाँ पर DDC इलेक्शन में भी देखा, यहाँ पर कौन नहीं आए, यहाँ पर स्मृति ईरानी जी आए, यहाँ पर मनोज जी आए, यहाँ पर हंसराज हंस जी आए, सेंटर के तमाम नेता यहाँ पर थे, अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर थे। और हालांकि हमने बाकी जो पार्टीज़ हैं उनमें हमने नहीं देखा कि कोई बाहर से आए हों यहाँ पर कंपेनिंग करने के लिए, लेकिन आम जनता के जहन में तो यही सवाल आएगा कि देखिए, आप पब्लिक गैदरिंग करें वो ठीक है, आम पब्लिक कहीं पर अपना सामान लेने के लिए सब्जी मंडी भी गई है वो भी गलत है। तो बात वही आती है कि आम जनता के लिए हर एक SOPs और गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है और करवाना है। मास्क नहीं पहनोगे चलान है, खुद अगर कंपेनिंग के दौरान या फिर रैली के दौरान मास्क नहीं पहना वो जायज़ है। इसके लिए कसूरवार मैं उन लोगों को ही मानता हूँ जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। हमारी जितनी भी ये कैजुअल्टीज हुई हैं पूरे हिंदुस्तान में, इनके कसूरवार अगर कोई है तो ये एक पार्टी ही। पीछे फटकार भी लगाई थी सुप्रीम आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी इसीलिए लगाई कि ये लोग ही दोषी हैं, और मैं तो इनको कातिल समझता हूँ। आज हालत देखिए क्या है हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और आपने सही कहा कि डेली जो हमारा डेथ रेट जो बढ़ रहा है, आज देखिए कि 4 लाख से ऊपर केस चले गए पूरे हिंदुस्तान के। जम्मू के अंदर रेशो ये बढ़ गई, लेकिन आज भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप मुझे बताइए कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे आप रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन आपने कभी कंट्रोल किया कि सब्जी मंडी में क्या हालत है? आपने देखा कि दूध और दही की दुकानों पे क्या हालत है? आपने देखा कि राशन वाली दुकानों पे क्या हालत है? सरकार तो चाहिए था कि किसी तरीके से फेस मैनर, बिल्कुल, आज आपने यहाँ 2 घंटे की रिलैक्सेशन दी है, बिल्कुल 2 घंटे किसी दूसरे मोहल्ले में दीजिए, 2 घंटे किसी और मोहल्ले में दीजिए। चारों तरफ अफरा तफरी मची, और ये नहीं देख रहे कि हम लोग वैक्सीन पूरी कर नहीं पा रहे। अभी जो मुझे किसी ने बताया फ़ोन करके कि सर कि कोई कई ज़्यादा जो वैक्सीन सेंटर जो थे कश्मीर के अंदर भी कोई बंद कर दिए थे कि उनके पास वैक्सीन नहीं, स्लॉट्स ही नहीं मिल रहे, और जम्मू के अंदर भी यही हालत होगी। तो ये बढ़ रहा है, और मैं तो आपके माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें खुद अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, अपनी सेफ्टी हमें खुद करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई ज़रूरी काम है तो हम बाहर निकलें। हमने कुछ केसेस देखे योगेश सानी जी, हॉस्पिटल के अंदर किसी ने कहा कि मेरा बाप की डेथ हुई है, मेरा बाप मरा है, इनके लिए एक डेड बॉडी है। किसी ने ये कहा कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हो तो आपकी ऊपर तक पहुंच है तो शायद वेंटिलेटर भी मिल जाए, ऑक्सीजन भी मिल जाए, किसी चीज़ की कमी ना हो। हम बत्रा हॉस्पिटल खुद गए थे, वहाँ पर चीख चीख के चिल्ला कर परिवार हैरान परेशान था। उन्होंने कहा जब मेरे माता पिता को यहाँ पर सबमिट कराना था, जमा करवाना था, तो 80,000 रुपये उन्होंने मेरे से मांगा, 40,000 एक का, 40,000 एक का। पिछले 15 दिन वो वहीं पर है बत्रा हॉस्पिटल में। उसके बाद सेंटर ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पर बंद हो जाती है।
और उनका परिवार का कहना था ये पहली बार नहीं हुआ, 4-5 बार हो चुका है। फिर हमने देखा है कोविड-19 की पॉजिटिव महिला खुद अपने लिए बाहर से एक्स्ट्रा सिलेंडर ऑक्सीजन का अरेंज कराने गई है। इसकी जानकारी भी हमें उन्हीं ने दी जो जिनके परिवार का सदस्य गया था, और उसका सिलेंडर उठाने वाला हॉस्पिटल एडमिशन में से कोई भी नहीं था। वॉलंटियर लड़के आए, उन्होंने मास्क पहना था, हाथों में ग्लव्स थे, उन्होंने उस महिला की मदद की, अपनी जान को जोखिम में डालकर, ये जानते हुए वो पॉजिटिव है, वो ऊपर गए, सिलेंडर छोड़कर आए। जब इस सिलसिले में हमने वहां के प्रिंसिपल से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था, देखिए जी, कुछ लोगों की आदत होती है खुद ही बाहर चले जाते हैं। भाई, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, आपका कोविड-19 का पेशेंट, आप एक काम कीजिए ना, कोविड-19 पेशेंट को अगर यही हालात रखने हैं, ये पर्ची दे दीजिए, जाइए अपने लिए दवाइयां लेके आइए, जाइए अपने लिए ऑक्सीजन लेके आइए। आप खुद देखिए वो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट जहां जहां से गुजर रहा होगा, इन्फेक्शन फैल रही होगी, कितने लोगों को पॉजिटिव करके जाएगा। तो इस चीज की जवाबदेही कौन देगा जब यहाँ पर इस तरह लूप होल सामने दिखते हैं? देखिए, इसमें तो मैं तो कहता हूँ कि गलती सरकार की भी है, और ख़ास करके जो पेशेंट हमारा हॉस्पिटल के अंदर गया है, और ख़ास करके जो नर्सिंग स्टाफ जो है, जब आपने कन्वर्ट कर दिए कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ हमारे के भी कोविड पेशेंट्स के लिए कर दिए, तो कम से कम जो नर्सिंग अर्डिंग है उनको डिप्यूट किया जाए, और जो मेडिसिन जो उनको चाहिए वो तो गवर्नमेंट खुद कहती है कि हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सरकार का ही फ़र्ज़ बनता है कि उनकी हिफाजत करना और उनकी रक्षा करना। अब तो सरकार ही चाहे तो उनको देखभाल करे ना उनकी। कल सीडी हॉस्पिटल का सिनेरियो आप कैसे वो मैंने खुद देखा, और मैंने कहा कि उस सीडी अस्पताल के वीडियो को मैंने खुद शेयर किया, और मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने जब लोगों के व्यूज़ सुने तो मुझे खुद लगा कि इसको डिलीट कर देना चाहिए। हालात बहुत बुरी हालात थी। लेकिन इसमें ये ना होता कि अगर आपके पास बेड नहीं है, आप एक मीडिया बुलेटिन निकालते हो, आप उसमें दर्शाते हो हमारे पास इस अस्पताल में इतने बेड है, इतने हैं, अगर नहीं है तो उनको बोलिए आप अपने घर में होम क्वारंटाइन हो जाइए, हम वहां पर आपको ऑक्सीजन दे देते हैं। देखिए, वही तो कह रहा हूँ कि भी मेडिकल के जो स्टाफ जो है, खास करके फैकल्टी, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन लैक ऑफ नेग्लिजेंसी जो है वो है सरकार की तरफ से। और आपने सही कहा कि अगर कहीं कोई कमी है तो सरकार मेडिकल बुलेटिन निकाले ना कि आज हमारे पास इतने बेड प्रोवाइड हैं, आज हमारे मेडिकल कॉलेज में इतना प्रोवाइड है, सीडीएस में इतने प्रोवाइड है, हमारे गांधीनगर में इतने प्रोवाइड है कि ज़्यादा पेशेंट है, कम से होम क्वारंटाइन हो जाएं। और हमारे पास आज की डेट में कॉलेजेस बंद पड़े हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल हमारे बंद पड़े हैं। अब जैसे दिल्ली सरकार ने किया कि इमीडिएटली इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाने शुरू कर दिए, तो ये हमारी जम्मू की सरकार सोई हुई है क्या? मैं कहता इससे सबसे बड़ा नेग्लेंसी जो है मेडिकल, जो ये कमिश्नर सेक्रेटरी ये लोग बैठे हुए हैं सेक्रेटरीट के अंदर, ये जो ब्यूरोक्रेट जो लोग बैठे हुए हैं, इनको लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं ये लोग। और इनके कातिल जो हैं ये लोग हैं जो यहाँ पिछले कई बरसों से एक पोस्ट पर बैठे हुए। योगेश जी, शायद इस पे चर्चा करेंगे तो देर शाम हो जाएगी, बातें इस पे खत्म नहीं होगी क्योंकि कोविड का सिनेरियो चल रहा है। कुछ और मुद्दों पे आते हैं, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, पिछले 2-4 महीने, चलो इसी साल जब चढ़ा था ये साल, तब से बात करते हैं। भाजपा हमेशा कहते आई है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की बात करें, यूटी बन चुका है, तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ होंगी, यहाँ पर नौकरियाँ ही नौकरियाँ होंगी, बहुत सी चीज़ें। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, या पहले गवर्नर हमारे सत्यपाल मलिक जी थे, उन्होंने कह दिया जी 50,000 नौकरियाँ। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं मुर्मू साहब, 1 लाख नौकरियाँ। फिर आते हैं मनोज सिन्हा जी, 1 लाख नौकरियाँ। आखिरकार वो नौकरियाँ कहाँ हैं? सिर्फ बातों में, हवा में, ज़मीनी स्तर पर कहाँ पर है? इसके बाद BSF CISF वाले 88 दिन वहाँ पर भूखे प्यासे आंधी तूफान में पड़े रहे, किसी ने सुनी नहीं उनकी। और धन्य है वो लोग, उस सोसाइटी वाले जो उनको कोई खाना, कोई दवाइयाँ कुछ देकर जाते थे। ऑल वाइन एसोसिएशन ट्रेडर वाले चीख चीख के चिल्लाते रहे कि हमारा निवाला किसी और को नहीं दीजिए। इतना कुछ घट रहा है। डेली वेजर्स आज परेशान है, 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर आज तक परेशान है। आखिरकार एक फ़ायदा कोई बता दीजिए जो यूटी बनने के बाद आप ढोल नगाड़ों के साथ कहते थे मिलेंगे, कहाँ है वो फ़ायदे? खत्री जी, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर तो बेहतर तरीके से आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को देना। वो तो चिट्ठियां लिखते हैं, चिट्ठियों के जवाब नहीं आते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हालत उनकी ये है कि किसी ने कहा कि कोई बड़े सीनियर भाजपा के नेता ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो LG जो मनोज सिन्हा जी है, फ़ोन हमारे नहीं उठाते, हमारी बात नहीं सुनते। तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, आप इसीलिए 370 को आपने तोड़ा, सुनहरी सपने दिखाए आपने लोगों को कि हम लोग यहाँ खुशहाली लेके आएंगे, रोजगार लेके आएंगे,
तरक्की लेके आएंगे, बाहर से बहुत बड़ी कंपनियां आएंगी, तो यहाँ लोगों को रोज़गार की कमी महसूस नहीं होगी, टूरिज़्म बढ़ेगा हमारा सेक्टर। आज कौन सा सेक्टर है जो खुद आप बता रहे हो कि जो नाखुश है, जो खुश नहीं है इन लोगों से? हमारे सीआरपी वाले या बीएसएफ वाले 88 डेज से बैठे हुए, चाहे वो हमारे डेली वेजर्स जो हैं, कौन सा सेक्टर है जिसको उन्होंने 370 टूटने के बाद खुश करके रखा? आज रो रहे हैं लोग, कई लोगों के मन में तो निकल रहा है तो हम तो 370 में अच्छे थे। लेकिन ये इनके पास तो साफ तौर पे ये कहते हैं, इनसे सवाल पूछे गए आखिरकार क्यों नहीं तरक्कियां हो रही, तो उनके पास साफ तौर पर है, देखिए जी पिछला साल कोरोना में निकल गया, एक बार दोबारा कोरोना आ गया, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, थोड़ा समय लगेगा, आखिर ये कितना इंतजार और रहेगा। और एक इसमें सवाल ऐड करना चाहूँगा, विक्रम रंधावा जी की कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, और कल का वाक़या बताता हूँ, मेरा एक कोलीग है, मीडिया भाई है, मीडिया बंधु है, वो सिदरे की तरफ जा रहा था, उसने ऊपर से जाते जाते लाइव किया कि नीचे अभी भी कोई एक ट्रैक्टर पहुंचा हुआ था, ट्राली, और लगातार वो रेता बजरी वहाँ से ढो रहा था। उसने पूछा आवाज़ लगा के कौन हो, तो उसने लाइट बंद कर दी। फिर वो नज़दीकी सिदरा के पुलिस चौकी में गया, उसने जानकारी दी कि माइनिंग हो ही नहीं रही, तो फिर इलीगल तरीके से वो वहाँ पर ट्रैक्टर क्या कर रहा है। पुलिस के अधिकारी ने कहा हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस मीडिया बंधु ने कहा कि एसएसपी चंदन कोहली जी, अगर आपके डिपार्टमेंट को ये मालूम नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस की जिप्सी जाती है, वो रिपोर्टर साथ में जाता है, नीचे जाके जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है ट्रॉली वाला भाग जाता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो चीज़ें सरकार कहती है बैन है, जिस चीज़ पर रोशनी डाली विक्रम रंधावा जी ने, उसके बाद बड़ी उथल पुथल हुई। डीएमओ साहब कहते हैं जी मुझे जान का खतरा है, धमकियाँ मिल रही हैं, कोर्ट की तरफ से ये होता है कि स्टे लग जाता है। किस तरीके से देखते हो ये जो विक्रम रंधावा जी की प्रेस वार्ता जो है सामने आई? देखिए, मैंने भी उनकी प्रेस वार्ता सुनी और पहले दिन ही मैंने उसका रिएक्शन दिया था, और हमारी पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया, और जो सो कॉल्ड कोई कमेटी इन्होंने बनाई और हमारी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया कि जब एक रूलिंग पार्टी का आदमी, और वो एक जो लेजिस्लेटर रहा हो और एक अच्छे परिवार से, इसके फादर भी एमएलए रहे हों, और उसके बाद वो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो, बिल्कुल वो बेहतर जानता है अंदर की चीज़ें कि आज जम्मू कश्मीर में ये जो सैंड माफिया जो है ये कितना छाया हुआ है, और इसमें कितना नेक्सस है बिटवीन, उसने खुद बोला, बिल्कुल दिल्ली से लेके जम्मू तक, पंजाब के दिल्ली के और पीएमओ तक के लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। तो इट मीन्स कि उसकी बातों में कुछ सच्चाई है। बिल्कुल। उस सच्चाई को उजागर करने के लिए सरकार को चाहिए था, जिनके ऊपर जो एलिगेशन लगी हैं, जो सरकार के अंदर लोग बैठे हैं, वो पहले अपने पद तो छोड़ें, बिल्कुल इस्तीफा दें, लोगों को बताएं सच्चाई क्या है, कि हाँ कि आप कोर्ट केस कोर्ट में चले जाएं, किसी को स्टे दे दें, कोई किसी के ऊपर डेफेमेशन का केस ठोके, उससे सच्चाई जो है छुपने वाली तो नहीं है। देखिए, अगर योगेश साहनी जी, अगर मैं एक आम नागरिक के होते अगर आप पर कोई आरोप लगाता हूं, अगर आप किसी पदभार को संभाले बैठे हैं, आप कह देते हैं कि चलो मैं इस्तीफा दे देता हूं, कर लीजिए जांच, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। आप देखिए, महाराष्ट्र में एलिगेशन लगा था होम मिनिस्टर के खिलाफ, उसका रेजिग्नेशन मांग लिया सबने, और आज वही हैरानगी लग रही है कि जब ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो मुझे एक बताइए कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी क्या प्रूव करेगी? यही बात उन्होंने कही। कोई इंस्पेक्टर क्या प्रूव करेगा, कोई डीएसपी क्या प्रूव करेगा? जब आप एलिगेशन लगा रहे हो डिवकॉम के ऊपर, पीएमओ के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, आप बड़े बड़े अफसरों के ऊपर, नेक्सस के ऊपर साफ कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा चलता है, इसलिए सब चुप्पी साधे हैं। तो इट मीन्स देयर इज समथिंग। तो हम तो ये डिमांड कर रहे हैं, और हम तो डेली डिमांड करेंगे कि हाई लेवल की कमेटी बननी चाहिए, एक सिटिंग जज बैठना चाहिए जो प्रूव करे कि सच्चाई कहाँ तक, और इनसे भी पूछा जाए जिन्होंने एलिगेशन लगाए, बिल्कुल, कि भी आप बताएं कि आपके पास क्या प्रूफ है। अगर सच्चाई है तो सच्चाई को जनता के सामने लाएं, और इसमें कोई शक नहीं जो आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा नेक्सिस है, जहाँ लीकर माफिया बैठा हुआ, वहाँ ये सैंड माफिया यहाँ पर बैठा हुआ है। आप देखिए कि भी हालत क्या कर दी है तभी की। आपको लगता है कि भाजपा पार्टी को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हीं के एक्स-एमएलसी जनरल सेक्रेटरी के पदभार पर एक बड़ा नाम विक्रम रंधावा जी इस तरह की बातें मीडिया के सामने रख देंगे, और कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी के जितेंद्र सिंह जी के सवालों के घेरे में आए, डीएमओ की बात की गई, भरत शर्मा जी की बात की गई, ये तमाम चीज़ें उस प्रेस वार्ता में की, और उन्होंने साफ तौर पे कहा आज कुछ बड़े खुलासे करने वाला हूँ, शायद आज मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ना कर पाऊँ। तो
तो जितनी बातें प्रेस वार्ता में हुई उसके बाद 2-3 दिन ये सुर्खियां बनी रही, कौन गलत कौन सही, कहीं पर स्टे लग गया, कहीं पर डिफर्मेशन के केसेस की बात की गई, कहीं पर कुछ हो गया। ये आज आकर निचोड़ क्या निकलेगा, अगर ये एक आम व्यक्ति बोलता तो शायद ये बात इतनी हाईलाइट नहीं होती। पार्टी में रहने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बात होगी। अब कहीं ना कहीं अब विक्रम रंधावा जी ने कहा है उनको प्रूफ भी देने पड़ेंगे, मैं इस तथ्यों पे कह रहा हूं। क्या लगता है आने वाले समय में इस मामले को यहीं पर दबा दिया जाएगा या कुछ चीजें निकल के सामने आएंगी? देखिए राहुल जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं, अपोजिशन पार्टी चुप बैठने वाली नहीं। हम तो सच्चाई को उजागर करके ही रहेंगे और हम तो ये बार बार क्या हर बार कहेंगे कि हाई लेवल का प्रोब होना चाहिए इन लोगों के ऊपर, और जिस पे एलिगेशन लगी है उसको पहले रेजिग्नेशन देना चाहिए। अगर उनको अपने आप में कोई शर्म महसूस होती है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा है, तो वो बताएं ना जनता को आके, बीच में आके, कि हाँ कि भी मैं साफ सुथरा आदमी हूँ। हालांकि इस सब पे हमने देखा कुछ भाजपा के नेता, चाहे कविंदर गुप्ता जी की बात करें या कांग्रेस की भी अगर बात करें, वो विक्रम रंधावा जी के साथ चाहते हुए ना चाहते हुए सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कई सालों से ऐसा हो रहा था, आज अपने तन पर बीती तो ये चीजें सामने आई। देखिए मैं वही तो कह रहा हूं कि जो खुद उस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है कई सालों से, और वो खुद कह रहा है कि 300 से 400 करोड़ तक का घपला हुआ है, बिल्कुल, और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एलजी साहब चुप क्यों हैं, पीएमओ चुप क्यों है इस मामले में? चलिए ये तो आपस में बैठ के फैसला कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, मना लेंगे एक दूसरे को, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। हम इनके जो जितने जो करप्शन की हुई है 370 टूटने के बाद, अगर कांग्रेस की सरकार आई, मैं आज आपको बता रहा हूं कि हम लोग एक कमीशन बैठाएंगे और इनके ऊपर इंक्वायरियां बिठाएंगे कि जो 370 टूटने के बाद जो घपले इन लोगों ने किए हैं, चाहे वो लैंड माफिया था, चाहे वो लीकर माफिया था, चाहे वो सैंड माफिया था, जनता के ऊपर जो इन्होंने जुल्म ढाए हैं पिछले 370 टूटने का, सर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और प्रोब करेगी कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और उनको बेनकाब किया जाएगा जनता के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। और योगेश साहनी जी के पास जब भी हम आते हैं तो बड़े बेबाक तरीके से सवालों के जवाब देते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं अभी क्लियर होनी बाकी हैं। जिस तरीके से हमने विक्रम रंधावा जी की बात की और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सोमवार को मैं जाऊंगा डीएमओ ऑफिस में और वहाँ पर जो है हिसाब मांगूंगा, बहुत सी चीज़ें ऐसे देखने को मिली। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के बहुत से ऐसे मामले हैं, मसले हैं, ख़ास तौर पर इस समय सबका फोकस किसी पर है तो कोविड-19 पर है। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम जानती है। क्या करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये भी जानती है। लेकिन कुछ लापरवाह लोगों की वजह से ये कोविड को जो बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, डिवकॉम जी से, डीसी जी से, कि जो भी लोग उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं, हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो भी वॉयलेशन करते हैं लॉकडाउन का, उनको सीधा कारावास में डाल दीजिए, सख्त सख्त पेनल्टी डालिए। वो अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े बायोसेस के साथ शाम जी साहब, राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।